तो जैसे जैसे मैं एक बार बनाता हूँ, एक बार के लिए आप अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे ये एक बार है, ओके, दिस इज़ अ बार, और इसका कुछ क्रॉस सेक्शन रहा होगा, इसका कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया रहा होगा लाइक दिस। ठीक है, मान लो क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और यंग्स मॉडुलस इसका ई है। इधर ये ए पॉइंट है, इधर ये बी पॉइंट है। ठीक है, एंड ऑन दिस बार वन फोर्स और लोड इज एक्टिंग लाइक दिस। ठीक है जी, फोर्स और लोड इज एक्टिंग लाइक दिस। ठीक, अब इस पर आपने फोर्स लगाया है, तो इसके अंदर भी क्या होंगे, एटम्स होंगे, एटम्स लाइक दिस। उन एटम के बीच में बॉन्ड बना रहता है। एटम के बीच में क्या बना रहेगा, आपस में बॉन्ड, बॉन्ड बना होता है, एटॉमिक बॉन्ड, जो कि स्ट्रॉन्ग रहता है, तभी ये सॉलिड मटेरियल। अब हमको जैसे इसका कहीं भी इंटरनल फोर्स पता करना है, तो हमको उस सेक्शन से इसका क्रॉस सेक्शन कट करना पड़ेगा। मान लो हमको यहाँ चेक करना है, तो हम इसको इतना कट कर देंगे, इसको हम इतना कट कर देंगे फोर्स लगा के, और इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है, इसको यहाँ से हम कट कर देंगे। तो कट करने के बाद इसका जो राइट पोर्शन है, राइट पोर्शन, वो इस तरीके से बन जाएगा, ओके, लाइक दिस। राइट साइड ये वाला मैं यहाँ बना देता हूँ, और लेफ्ट पोर्शन जो है वो इसका इस तरीके से बन जाएगा। लाइक दिस। ठीक, तो देखो यहाँ आपने लगाया है फोर्स एफ, दिस फोर्स एफ इज एक्टिंग एट पॉइंट बी, ये कॉन्सेंट्रेटेड है। यहाँ ये फोर्स आपको दिया जाए, आपसे अगर सिंपल पूछ दिया जाता है स्ट्रेस इक्वल टू क्या होगा, तो आप क्या बोलते हैं, फोर्स अपॉन एरिया, यही होगा स्ट्रेस। बोलो बोलो, यस और नो। स्ट्रेस इक्वल टू क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया, यस और नो, यस या नो में जवाब दो। बोलो बोलो बोलो। हम्म, यस। हम्म, गुड, यही फॉर्मूला हमको बताया गया है। अभी ये जरा बताओ, यहाँ जो सिग्मा में एफ लिया गया है, दिस एफ इज एक्सटर्नल और इंटरनल? सो दिस एफ इज एक्चुअली एक्सटर्नल फोर्स, ये वाला एक्सटर्नल फोर्स। एक्चुअली दिस इज नॉट द फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस, ये स्ट्रेस का फॉर्मूला नहीं है। एक्सटर्नल फोर्स का ये स्ट्रेस का फॉर्मूला नहीं है। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस की डेफिनेशन होती है, इट इज द इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये स्ट्रेस का बेसिक फॉर्मूला नहीं है। ये कहाँ से आता है वो मैं बता रहा हूँ आपको। देखो यहाँ आपने एफ एक्सटर्नल लगाया, एक्सटर्नल से स्ट्रेस का कोई मतलब नहीं है। स्ट्रेस अंदर की बात है, स्ट्रेस मटेरियल के इनसाइड डेवलप होता है, स्ट्रेस डेवलप इनसाइड द मटेरियल। सो स्ट्रेस को इस एक्सटर्नल फोर्स से कुछ लेना देना नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। स्ट्रेस को लेना देना है, स्ट्रेस विल हैव टू सी इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स। सो एक्चुअली ये जो आपके एटम्स हैं, ये जो बॉन्ड कट हुआ, जितने बॉन्ड, बहुत सारे एटम होंगे, एटम बहुत छोटा रहता है, तो बहुत सारे एटम होंगे, उनके बीच में या बॉन्ड बने होंगे लाइक दिस। सो बहुत सारे फोर्सेस होंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट लाइक दिस। मैनी फोर्सेस विल बी देयर, मैनी फोर्सेस विल बी देयर। आपको तो बस 3 एटम दिखा दिए, इतनी सी जगह में इन बहुत सारे एटम रहते हैं। एटम इज वेरी स्मॉल, सो एक्चुअली small 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 many forces will be acting on this whole area like this।
छोटा 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 बहुत सारे फोर्स लगेंगे, लाइक P1, P2, P3, P4, लाइक दिस अप टू Pn। बहुत सारे फोर्स लगेंगे, उनका इक्वल एंड अपोजिट इस साइड लगेंगे, इस वाले एरिया पर पूरा बिखरा पड़े होंगे, लाइक दिस। many internal forces will be like this. These are the internal forces. Got the point or not? Now for a fixed value, ये वैल्यू जो दिया जाता है वो कैसा रहता है, कांस्टेंट। सो फॉर ए कांस्टेंट वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द होल सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। Equilibrium means whole system will be in rest, so right portion will be also in rest and left portion will be also in rest. Now because it is in rest, तो इस पर जो टोटल फोर्स राइट साइड है उतना ही उसको रोकने के लिए एक टोटल फोर्स लेफ्ट साइड में लग रहा होगा, यस और नो। और वो क्या होगा, इन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट होगा, यस और नो। वो इन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट होगा। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? सो दिस विल बी द टोटल इंटरनल फोर्स P। दिस P विल बी टोटल इंटरनल फोर्स P, और पूरा नाम क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स P। बात समझ में आई कि नहीं आई? इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स P लाइक दिस। सो स्ट्रेस का फॉर्मूला ये नहीं है, दिस इज नॉट द फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस का फॉर्मूला है, स्ट्रेस का डेफिनेशन है, स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स यहां कितना है, P इंटरनल, लाइक दिस, ये फॉर्मूला होगा। सो स्ट्रेस का वैल्यू एक्चुअली ये है। This is the basic definition of stress and the value of stress. Okay. अब because this part is in rest, so total right side force will be equal to total left side force. So magnitude इन दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा, इक्वल होगा। अब यहां आप लिखेंगे but for equilibrium the value of P internal will be equal to F external, होगी कि नहीं होगी? सो मैग्नीट्यूड वाइज बोथ शुड बी इक्वल, इसलिए फ्रॉम इक्वेशन 2 वी कैन ऑल्सो राइट सिग्मा इक्वल्स टू, एक्चुअल डेफिनेशन इसका क्या है, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया, बट इसका वैल्यू इससे भी निकल जाता है, वैल्यू निकल जाता है, बट इसका ये डेफिनेशन नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? किस किस को यहां तक बात समझ में आई, जयंत लिखो फटाफट। अब इसको मैं हटा दे रहा हूं। सो दिस इज व्हाट इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स इज कॉल्ड एंड मेजर्ड एंड फाउंड। क्लियर हुई यहां तक बात? वेरी गुड। अंदर की बात है ये, अंदर की बात है। वेरी गुड। अभी देखो इसमें सब्जेक्ट का नाम क्या है अपना, स्ट्रेंथ। यहां हमने क्या लिखा, स्ट्रेस। दिस इज व्हाट, स्ट्रेस। सब्जेक्ट का नाम क्या है, स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेस और स्ट्रेंथ में फर्क क्या है? तो पहले अपन स्ट्रेस का वैल्यू या डेफिनेशन लिखेंगे। स्ट्रेस का डेफिनेशन क्या है, स्ट्रेस, स्ट्रेस लिखो, इट इज defined as the internal resistive force per unit area, next point, it is measure of strength of the material, it is the measure of strength of the material। किसी मटेरियल में कितनी स्ट्रेंथ है उसको ये बताता है। अगर
मटेरियल ज्यादा स्ट्रेस बियर कर सकता है ना, ज्यादा स्ट्रेस झेल सकता है, मतलब उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर मटेरियल ज्यादा स्ट्रेस, कैसे जानेंगे किसी की स्ट्रेंथ ज्यादा है, किसी इंसान की स्ट्रेंथ ज्यादा है, हाउ वी कैन से वन पर्सन इज मोर स्ट्रेंथफुल, उसको स्ट्रेस लगा के चेक किया जाएगा। वी विल अप्लाई सम लोड, वी विल गिव हिम सम पेन और स्ट्रेस, इफ ही कैन बियर मोर स्ट्रेस मीन्स स्ट्रांग पर्सन है वो। तो जिस मटेरियल में मोर स्ट्रेस कैन बी डेवलप्ड मीन्स मटेरियल कैन ऑफर मोर रेजिस्टेंस। स्ट्रेस क्या है, इट इज डिफाइंड एज इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स। तो जो मटेरियल ज्यादा इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स आपको प्रोवाइड कर सकता है मींस उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। इफ ए मटेरियल कैन प्रोवाइड मोर इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स मींस इट विल बी स्ट्रॉन्गर मटेरियल, स्ट्रेंथ विल बी मोर। गॉट द पॉइंट और नॉट? So this is the difference between stress and strength. Okay, stress, with the help of stress we can check the strength of material. Okay, so सर आपने फॉर ए कांस्टेंट वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल क्यों बोला? क्योंकि इसलिए बोला, अभी तो बस मैं स्ट्रेस, अभी स्ट्रेस पढ़ाऊंगा एक दो क्लास के बाद, तब स्ट्रेस पर डिटेल में पहुंचेंगे। अभी ओवरव्यू चल रहा है, अभी स्ट्रेस लिखवाऊंगा आपका पूरा, बहुत सारे पॉइंट होंगे स्ट्रेस में। अभी तो ओवरव्यू बता रहा हूं आपको कि सब्जेक्ट है क्या, हमें इसमें पढ़ना क्या है, सोचना किस तरीके से है, हाउ वी हैव टू थिंक इन दिस सब्जेक्ट। राइट नाउ आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द ओवरव्यू। ओके, सो व्हाई कांस्टेंट आई एम सेइंग, व्हाई कांस्टेंट आई एम सेइंग, आपका डाउट ठीक है। देखो सुनो, अगर ये एक बार है, मैं इस पर फोर्स लगाना शुरू करता हूं, जैसे आपको क्वेश्चन दिया जाता है F इक्वल टू 10 किलो न्यूटन, क्या सडनली यू कैन अप्लाई दी 10 किलो न्यूटन? ऐसे चुटकी बजाते ही 10 किलो न्यूटन लग जाएगा क्या, विदाउट एनी टाइम? नो, कुछ तो टाइम लगेगा। सो वैल्यू विल इंक्रीज फ्रॉम जीरो टू 100 न्यूटन, 1000 न्यूटन, देन 10,000 न्यूटन, तब पहुंचोगे ना। तो जब फोर्स इंक्रीज हो रहा होगा तब इसका लेंथ भी इंक्रीज हो रहा होगा, डिफॉर्मेशन होगा ना। लेट्स से लेंथ अभी इंक्रीज हो ही रहा है, हो ही रहा है, हो ही रहा है, सो यू आर नॉट इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। सो जब तक इसका लेंथ इंक्रीज हो रहा है, जब तक आपका फोर्स इंक्रीज हो रहा है, तब तक आपका इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन सब कुछ इंक्रीज हो रहा है। तो आपसे अगर पूछ दिया जाए कि स्ट्रेस की वैल्यू क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि भाई ये तो चेंज हो रहा है, रुक तो जाने दो, रुक तो जाने दो तब बताऊंगा ना। ठीक है, जैसे किसी कार की स्पीड बढ़ती ही जा रही है कंटिन्यूअसली, मैं पूछूं कार की स्पीड क्या है, आप कहोगे कैसे बता दूं, ये तो चेंज हो रही है, बढ़ते बढ़ते 100 पे अब कांस्टेंट हो गई, तब बोलोगे यस स्पीड ऑफ द कार इज 100। तो कोई एक इक्विलिब्रियम कंडीशन तो आएगी। सो फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ 10 किलो न्यूटन एक पर्टिकुलर डेल्टा एल होगा, इसमें एक फिक्स डेल्टा एल, एक फिक्स इंटरनल होगा, एक फिक्स स्ट्रेस होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ स्ट्रेन होगा, तब आप बता पाएंगे ना, नहीं तो आप बता क्या पाएंगे। आपका वेट अगर कंटिन्यूअसली इंक्रीज डिक्रीज कर रहा हो हर सेकंड, मैं कहूँ आपका वेट क्या है, तो आप कैसे बता पाओगे, नहीं बता सकते ना। दैट्स वाई यू हैव टू बी गिवन ए इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही स्टडी कर सकते हैं, जब तक उसका इलोंगेशन होते जा रहा है, स्ट्रेस बढ़ते जा रहा है, फोर्स बढ़ते जा रहा है, वी कैन नॉट डू स्टडी। ओके, so study can be done only when this will reach a constant value, it will be a fixed value। clear हुआ बात? very good। so done up to this। okay, good, आगे बढ़ते हैं। now यहां पर देखो, जो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स आ रहा है वो एटम के अंदर से आ रहा है,
तो कुछ बच्चों को ये शायद समझ में ना पड़ा हो, इसलिए मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूं, जो मैकेनिक्स में भी है। ब्रह्म ज्ञान, इनसाइड द मटेरियल क्या होता है? होता क्या है, जैसे ये एटम है, दिस इज वन एटम, ओके, दिस इज वन एटम एंड दिस इज अनदर एटम। इस एटम को मैं फर्स्ट एटम के पास में ला रहा हूं, ला रहा हूं, ला रहा हूं, ठीक है। बहुत दूर होगा तो उनके बीच में कोई फोर्स नहीं लगेगा, व्हेन इनफाइनाइट डिस्टेंस है कोई फोर्स नहीं लगेगा। बट अगर मैं इसके पास ले आऊं थोड़ा, तो क्या होगा, इनमें अट्रैक्शन होना स्टार्ट होगा, अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा, इट विल कम 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 कम, और एट ए पर्टिकुलर लेंथ इट विल स्टॉप। क्योंकि इससे ज्यादा अंदर जाएगा तो रिपल्सन लगने लग जाएगा, समझ रहे हो? इससे ज्यादा अंदर जाएगा एटम तो रिपल्सन लगने लग जाएगा, क्योंकि इसमें भी इलेक्ट्रॉन होगा और इसमें भी इलेक्ट्रॉन होगा, वो रिपल करेंगे। इसमें भी प्रोटॉन होगा और इसमें भी प्रोटॉन होगा, वो भी रिपल करेंगे। लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन इसके प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा। ये सुनो, आपस में क्या होगा, रिपल्सन होगा, देयर विल बी रिपल्सन। तो जहां जाके, जिस डिस्टेंस पर जाकर ये अट्रैक्शन रिपल्सन बैलेंस हो जाता है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। उनके बीच में बोला जाएगा बॉन्ड बन गया, बॉन्ड, उनके बीच में बॉन्ड बन गया, दिस विल बी योर बॉन्ड लेंथ। बात आई नहीं समझ में? तो अब ये एटम कैसे काम करेंगे, ये सिस्टम कैसे काम करता है वो देखो। ये सिस्टम एक स्प्रिंग सिस्टम की तरह काम करने लग जाता है, ये सिस्टम एक स्प्रिंग सिस्टम की तरह काम करने लग जाता है। एक्चुअली ये सिस्टम कैसे काम करता है, जैसे मान लो इसके बीच में एक स्प्रिंग लगा दिया गया हो, ठीक है। अब ये एटम भी एक जगह रेस्ट में नहीं रहते हैं, जैसे मटेरियल साइंस पढ़ते हो, HMT पढ़ते हो, जहां हीट दिया जाएगा किसी मटेरियल को तो उसके एटम का ज्यादा वाइब्रेशन होने लग जाता है, और हीट दे दो और वाइब्रेशन करने लगा, और हीट दे दो और वाइब्रेशन करने लगा, वाइब्रेशन इतना बढ़ जाएगा कि बॉन्ड टूट जाएगा, तो सॉलिड लिक्विड में बदल जाएगा। और हीट दे दो और वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, उड़ने लग जाएंगे, एटम उड़ने लग जाएंगे, तो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो गया। सारा खेल इसी का है, इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन रिपल्शन फोर्सेस का। तो सॉलिड के अंदर क्या होता है, इनसाइड द सॉलिड, कोई भी सॉलिड है, जैसे ये सॉलिड है, हमको लगता है ये रेस्ट में है, इसमें क्या है, कुछ नहीं हो रहा है। अगर माइक्रोस्कोप से इसमें देखेंगे तो इसके सारे एटम वाइब्रेशन कर रहे होंगे, ऑल एटम्स आर इन वाइब्रेशन मोड, ये सारे के सारे एटम वाइब्रेशन मोड में रहते हैं, लाइक दिस, ऑल बॉन्ड्स, ऑल मॉलिक्यूल्स आर इन वाइब्रेशन मोड, ओके, वाइब्रेशन मोड में रहते हैं। सो ये वाइब्रेट करते रहते हैं, लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक। तो एक स्प्रिंग जैसा फील होता है, ऐसा लगता है इनके बीच में स्प्रिंग है। तो स्प्रिंग होने से होता क्या है कि अब यहां इनमें बॉन्ड बन गया, ये इनका बॉन्ड लेंथ है, ये इनका बॉन्ड लेंथ है, इतना इसका बॉन्ड लेंथ फिक्स हो गया, यहां आकर ये सारे अट्रैक्शन रिपल्सन फोर्स बैलेंस हो गए। अब अगर आप इसको क्या करोगे, ऐसे पुश करोगे अंदर की तरफ, दोनों एटम को और पास ले जाना चाहोगे, देन दे विल रिपल टू ईच अदर, मतलब स्प्रिंग फोर्स पीछे की तरफ लगेगा वापस, स्प्रिंग फोर्स इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स की तरफ बाहर की तरफ पुश करेगा। और अगर आप इसको क्या करेंगे, पुल करेंगे बाहर की तरफ, इफ यू विल पुल इट आउटसाइड लाइक दिस, अगर आप इसको आउटसाइड पुल करेंगे लाइक दिस, ऐसे अगर आपने पुल किया इसको, ओके, इफ यू विल पुल इट आउटसाइड लाइक दिस, तो क्या होगा, दीज फोर्सेस विल ऑल्सो rotate like this, these forces will also rotate like this। उसको बाहर की तरफ करेंगे तो ये अंदर की तरफ फोर्सेस लगेंगे लाइक दिस, रिपल्सिव सॉरी रेजिस्टिव फोर्सेस लगेंगे, ठीक। तो ये एक स्प्रिंग सिस्टम की तरह काम करने लग जाता है। तो यही होता है, जैसे मान लो ये एक रॉड है, जैसे मान लो ये एक रॉड है, इस तरीके से इस पर आपने बाहर पी लगाया,
तो ये P दरअसल कहाँ पहुँचेगा, यहाँ जो एटम बने हैं इनके बीच में बॉन्ड है, कहीं से भी क्रॉस सेक्शन कट कर लो, आप इन एटम को दूर करना चाह रहे हो तो उनके बीच में क्या लगेगा, अट्रैक्शन। और जब आप कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं तब आप उनको आपस में चिपकाना चाहते हैं तो उनके बीच में क्या लगेगा, रिपल्सन। बस यही आपका टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस को पैदा करता है। बात समझ आई कि नहीं आई? सो सारा का सारा गेम इसी का है, इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। तो ये पूरा कई सब्जेक्ट के लिए, मटेरियल साइंस के लिए भी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिए भी, मैक्सिमम सब्जेक्ट के लिए ये आपका एक तरीके से ब्रह्म ज्ञान है। ये मैक्सिमम सब्जेक्ट में ये आपको बहुत सारी नॉलेज देता है हर एक जगह। कटिंग पॉइंट और नॉट, क्योंकि मटेरियल का रियल नेचर इसी तरीके का होता है। क्लियर? तो यहां तक जिसको क्लियर हो गया हो जैन लिखो फटाफट। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अभी हमने स्ट्रेस को पूरी तरह खत्म नहीं किया, एक ओवरऑल आपको बताया है। सब्जेक्ट का नाम है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो स्ट्रेंथ के बारे में बता दिया, जितना ज़्यादा कोई मटेरियल स्ट्रेस झेल सकता है। बाकी अभी टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ भी लिखेंगे, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस भी पढ़ेंगे, अभी तो शुरू हुआ है। एक बस ओवरव्यू आपको बताया कि सब्जेक्ट में पढ़ना क्या है और कहाँ से स्ट्रेस आता है ना, स्ट्रेस पैदा कहाँ से होता है, बस इसकी बात हुई है आज। तो इस सब्जेक्ट में सोचना किस तरीके से है उसकी बात हुई है बस।